हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए अपन कर रहे हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस। और ऐसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस जिसमें क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट और टॉपिक की जो है मूल समझ को समझने का कार्य करते हैं। तो चलिएगा, आज है थोड़ा सा समय का अभाव, तो शायद एक क्लास लंबी नहीं जा पाएगी, तो अपन को करना पड़ेगा थोड़ा सा स्पीड में और समझने की जो होगी थोड़ी सी लिमिट। चलिएगा देखते हैं। और पहला प्रश्न है, आप अगर जो है लगातार इसका टेस्ट देना चाहते हैं और इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जो है जुड़िएगा। चलिएगा बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, और ये हमारी जो श्रृंखला की है यह 45 नंबर की टेस्ट सीरीज है। थोड़ा सा जो है इसके परिचय बता देता हूँ कि 45 नंबर की जो है हमारी ये टेस्ट सीरीज है। अभी तक 44 कर चुके हैं। पूरे जो है इसे जो क्लास होती है इसमें टोटल कितने रहेंगे अपन के 30 प्रश्न जो है रहने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट से हमने क्या लिए है, 3 प्रश्न लिए है। हमारी एमपीपीएससी के सिलेबस में 10 यूनिट है, ऐसे मिलाकर के हमने 30 प्रश्न किए हुए हैं। हर स्लाइड में जो है हर क्वेश्चन के अंत में हम 5 एक्स्ट्रा फैक्ट देंगे, साथ ही साथ 5 से 10 फैक्ट आपको समझाने में देंगे। तो कुल मिलाकर के यह है 30 क्वेश्चन की स्लाइड जो है आपके 300 से 350 क्वेश्चन जो है एक क्लास में कवर होने वाले हैं। चलिएगा समय जाया न करते हुए बात करते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य पाषाण काल यानी कि जो भारत में इतिहास है, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आदमगढ़ नर्मदापुरम के समान पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अगर आपने जो है इतिहास में लगातार जुड़े हुए हैं हमारे पास में, तो हमने जो है आपको बताया था कि जो प्राक ऐतिहासिक काल है, कौन सा काल है, प्राक ऐतिहासिक काल है। इसमें जो है हम क्या पढ़ते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल में मूल रूप से हम क्या पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें पाषाण काल को जो है ज्यादातर क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो इसके अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है क्या, पाषाण काल। और इस पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे 3 भागों में बांटा गया है। एक कौन सा पाषाण काल, एक पुरा पाषाण काल, एक जो है आपका मध्य पाषाण काल, और एक कौन सा है, नवपाषाण काल। ठीक है। इनमें से प्रश्न हमारा मध्य पाषाण काल का है। आप जानते हैं कि पुरा पाषाण काल में जो है क्या हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था। और जो मध्य पाषाण काल है यहाँ पर जो है किसकी शुरुआत हुई थी, तो आप कहेंगे पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और जो नवपाषाण काल है यहाँ पर स्थायी जीवन और क्या हुई थी, कृषि की शुरुआत हुई थी। ठीक है। पूरे टॉपिक का सारांश भाई 1 मिनट में बता दिया जाता है। ठीक है। यही जो है क्या रहता है, तरीका रहता है। और क्यों कहते हैं कि प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि चीजें तो हम बार बार पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस से क्या बनती है, परफेक्ट बनती होती हैं। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिएगा। आप कितनी भी जो है किताबें पढ़ लीजिएगा, नोट्स पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में चीजें सेट नहीं होंगी। और जो है प्रश्नों के माध्यम से 100% तैयारी की जा सकती है, लेकिन कभी भी टॉपिक के माध्यम से 100% तैयारी नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट जाता है। चलिएगा, तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है, पशुपालन की शुरुआत होती है। और पशुपालन की शुरुआत में अगर देखेंगे, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो सबसे जो पॉपुलर प्रमाण माने जाते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। और यह आदमगढ़ जो है आपके मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे होशंगाबाद जिले में, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है, वहां पर पाए गए हैं। लेकिन प्रश्न कहता है आदमगढ़ के समान पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण जो है, साक्ष्य कहाँ से प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप क्या बताएंगे कि यह साक्ष्य जो है हमें एक जगह से और प्राप्त होते हैं। उस स्थान का नाम है बागौर। क्या नाम है, बागौर। और यह स्थित है राजस्थान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बागौर। 1 मिनट का मुझे समय चाहिएगा, थोड़ा सा मैं क्लास पॉज कर रहा हूँ।
आइएगा, थोड़ा सा जो है क्या है यहाँ काम आ गया था तो क्या है उसके लिए सॉरी। क्लास बीच में जो है पॉज करनी पड़ी। एक बार मैं वॉइस फिर से कंफर्मेशन कर लेता हूँ। हेलो, चलिए ठीक है चीज़ें, और थोड़ा सा जो है समय लिया। इसमें क्या था एक्चुअली में एक रजिस्ट्रेशन अर्जेंट में करना था और उसका भी जरूरी है। चलिएगा देखते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा प्रश्न था इसे हमने समझा कि जो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आदमगढ़ के समान जो है पशुपालन के साक्ष्य देता है। तो आप कहेंगे आदमगढ़ के जो समान पशुपालन के साक्ष्य देता है वो बागौर नाम का स्थल देता है, और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आपसे पूछे मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्राचीनतम जो कृषि के प्रमाण, प्राचीनतम कृषि के प्रमाण, साथ ही साथ जो है स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? स्थायी जीवन के, तो आप कहेंगे वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ये पाकिस्तान में स्थित है। एक बार फिर से कहूँगा मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, और जो है मेरे द्वारा बोली गई आवाज़ को जो है सांकेतिक जो कंटेंट दिया जाता है इसका प्रयोग कीजिएगा। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, आपकी जो परीक्षा की तबाही मचाएगा ये। बागौर जो है आपका कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे राजस्थान में है। बुर्ज होम जो है कहाँ पर स्थित है? यह है आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और आपसे कई बार प्रश्न पूछता है गर्तावास के प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये गड्ढों में रहने के प्रमाण यहाँ से कोल्डी हवा से जो है 6500 साल पुराने क्या हुए हैं? 6500 साल पुराने जो है चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह जो है आपका जो है उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल। चलिएगा फैक्ट देख लेते हैं। बागौर आपका सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान का बागौर मध्य प्रदेश का आदमगढ़ पशुपालन के सबसे जो है पुराने साक्ष्य प्राप्त करता है। और आपसे कई बार प्रश्न पूछता है कि सबसे प्राचीनतम जो पशु बनाया गया था वो कौन सा है? पालतू पशु। तो आप क्या बताएंगे कि कुत्ता जो है सबसे प्राचीनतम पालतू पशु है। प्राचीनतम फसल पूछ लेना कि सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी है मानव द्वारा उपयोग की गई, तो जौ हो जाएगी। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। यहाँ से 7000 साल पुराने जो है कृषि के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुर्जोहन कश्मीर में जो है गर्तावास के प्रमाण देता है, और यहाँ पर मालिक के साथ जो है कुत्तों को दफनाए जाने को भी क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से जो है चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। 6500 साल पुराने जो है क्या है खेती के प्रमाण है, प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश से जो है पुरापाषाण काल से लेकर मध्य प्रदेश से जो है पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के सर्वाधिक शैल चित्र मिलते हैं। और भीमबेटका की खोज जो है 1957 में जी किसने की हुई थी? क्या कहेंगे? विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। प्रश्न पूछ रहा है भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास में ताम्रपाषाण संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल कौन सा माना जाता है? क्या पूछता है कि सबसे बड़ा जो है ताम्रपाषाण संस्कृति का जो है ग्रामीण स्थल कौन सा माना जाता है? तो भाई याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? जब ताम्रपाषाण संस्कृतियों की बात करें तो भारत में आपको इतनी ताम्रपाषाण संस्कृतियां कम से कम याद होना चाहिए। कौन सी संस्कृति? सबसे पहले जो है जौरवे संस्कृति याद रहना चाहिए। दूसरी जो है आपसे आहड़ संस्कृति जो है क्या है दिमाग में याद रहना चाहिए। तीसरी जो है आपको मालवा संस्कृति क्या करना है? याद रखना है, मालवा संस्कृति। और जो है इसी के अंतर्गत आपकी कायथा संस्कृति आती थी, इसी का भाग थी। और एक ध्यान रखना है निमाड़ संस्कृति कहिएगा। निमाड़ संस्कृति से अलग से कह सकते हैं, ठीक है, निमाड़ संस्कृति भी कह सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि भाई निमाड़ संस्कृति की या मालवा संस्कृति के अंतर्गत ही निमाड़ वाला भाग मान सकते हैं, या जौरवे संस्कृति के अंतर्गत मान सकते हैं। क्योंकि ये, लेकिन ये एक बात ध्यान रखना कि ताम्रपाषाण कालीन है, ठीक है। स्थलों को ध्यान रखना, स्थल कहाँ पड़ते हैं बात फर्क नहीं पड़ती, ये फर्क पड़ता है कि कौन से जो है काल से संबंधित स्थल है। जौरवे संस्कृति आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी? महाराष्ट्र में। आहड़ संस्कृति आपको जो है राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। मालवा संस्कृति आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। और निमाड़ संस्कृति यह जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जो है देखने को मिल जाएगी। इनके अगर कुछ स्थलों की बात की जाए तो बहुत से स्थल हैं, इसमें से हम निमाड़ की चर्चा करते हैं, न तो जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा। निमाड़ में जो है आपको ध्यान रखना है एक नौदा टोली स्थल ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे आप? ध्यान रखोगे नौदा टोली नाम का स्थल। एक ध्यान रखना है आपको कसरावत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कसरावत ध्यान रखना है। इसके अलावा महेश्वर, इसे महेशमती कहा जाता था, ये भी आप क्या कर सकते हैं? ध्यान कर सकते हैं। इसमें जो नौदा टोली नाम का स्थल है इसकी खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा H.D. संकालिया नाम के विद्वान द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? H.D. संकालिया नाम के विद्वान द्वारा की गई थी। और यह जो है ताम्रपाषाण संस्कृति में जो ग्रामीण संस्कृति का सबसे बड़ा क्या है स्थल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नौदा टोली जो है सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछे सबसे विकसित
ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कौन सी थी? तो आपको जवाब क्या देंगे कि जॉर्वे संस्कृति जो है सबसे विकसित ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी। कायथा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, मालवा में। इसकी खोज भी विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। किसके द्वारा? वाकड़कर द्वारा 1967 में की गई थी। एरण जो है यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। 510 ईस्वी का अभिलेख मिला है। सती प्रथा के यहाँ से जो है प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। नौदा टोली खरगोन में स्थित है, वर्तमान मध्य प्रदेश के। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल भी दायमाबाद है। चलिएगा देख लीजिएगा, नौदा टोली जो है खरगोन में स्थित है। एच.डी. संकालिया ने इसकी खोज की हुई थी। सर्वाधिक जो है प्रकार के यहाँ के अनाज मिले हुए हैं। कायथा जो है उज्जैन में है, मध्य प्रदेश की पहली, ध्यान रखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी के लिए प्रश्न है। मध्य प्रदेश की पहली ताम्र पाषाणकालीन बस्ती किसे माना जाता है? कायथा को खोज किसने की हुई थी? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। कब की हुई थी? आप क्या कहेंगे? 1967 में की हुई थी। इन्होंने ही भीमबेटका की खोज की हुई थी। और विष्णु श्रीधर वाकड़कर कहाँ के थे? तो आप क्या कहेंगे? ये मंदसौर जिला के थे, ठीक है। एरण जो है सागर में स्थित है। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साथ साथ जो है सती प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण जो 510 ईस्वी के है प्रदान करता है। दायमाबाद महाराष्ट्र में जो है ताम्र पाषाण काल का सबसे दक्षिणी और हड़प्पा सभ्यता का भी है, क्या है, स्थल है। तो ये ताम्र पाषाण काल का तो पता नहीं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल क्या है? दायमाबाद है। ताम्र पाषाण काल के लोग जो है ग्रामीण थे और मुख्यतः जो है पत्थर और तांबे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। आपका आहार संस्कृति से मेंस में प्रश्न आ गया है, लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रॉबर्ट ब्रुस्फुट, जिन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, मूलतः कहाँ से संबंधित थे? तो आप क्या बताएंगे? मतलब मूलतः क्या थे ये? तो ध्यान रखिएगा, यह भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रुस्फुट। इन्होंने जो है एक स्थान है, उस स्थान का नाम है, देखिए माइक की आवाज संभवतः हो सकती है, आ सकता है, धार्मिक कार्यक्रम जो है बगल में कुछ हो रहा है साउंड, तो थोड़ा सा जो क्या कीजिएगा उसे इग्नोर कीजिएगा, अपना कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर लगाइएगा। तो एक स्थान है भारत में, उस स्थान का नाम है क्या? पल्लवरम नाम का स्थान है। कौन सा स्थान है? पल्लवरम नाम का स्थान। और यह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यहीं पर सबसे पहले क्या की हुई थी? इन्होंने जो है कुल्हाड़ी की खोज की हुई थी। किसकी खोज की थी? कुल्हाड़ी की खोज की थी, जिन्हें क्या कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रुस्फुट को जो है फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी? सही हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं फैक्ट। रॉबर्ट ब्रुस्फुट ने जो है 1863 में पल्लावरम, जो मद्रास वर्तमान तमिलनाडु में है, यहाँ से जो है प्रथम हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी बोलते हैं, ठीक है। हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स को हिंदी में कुल्हाड़ी बोलते हैं, खोजा हुआ था। मध्य प्रदेश में जो है अरुण सोनकिया ने 1982 में किसकी खोज की हुई थी? हथनौरा नाम के स्थान की खोज की हुई थी। और इसी हथनौरा से भारत का सबसे क्या हुआ था? प्राचीनतम मानव की खोज की गई थी, जिसे क्या कहते हैं? नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है क्या कहते हैं? प्रथम महानिदेशक कहते हैं। साथ साथ में जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। कि पुरापाषाण काल को क्या कहते हैं? काल को जो है शिकारी और खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो है स्थायी जीवन नहीं था। केवल जीवन कैसा था? ये खाद्य संग्राहक जीवन था। लोग जो है संचित नहीं करते थे, केवल जो है एक जगह से स्थानांतरित होते रहते थे। तो ये शिकारी जीवन था। भीमबेटका की खोज जो है 1957-58 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई। देखिए कई बार जो है एक फैक्ट के आसपास हमें जो है क्वेश्चन के आसपास फैक्ट नहीं मिलते हैं, तो हम क्या कर देते हैं? जितने भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं वो बार बार क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये परीक्षा में जो है अंतिम कील साबित होगी। जो है व्याख्या वाली जो स्लाइड रहती है ना, इतने फैक्ट बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। इतने क्वेश्चन आएंगे कि आपका जो है मतलब ये कहेंगे कि कोई व्यक्ति जो है एक क्लास से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिएगा, कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा के किस शासक ने जो है उज्जैनी भुजंग की उपाधि धारण की हुई थी? देखिएगा, हम बात करते हैं किस वंश की? त्रिपुरी वंश की। ये मध्य प्रदेश के अपन के है इतिहास के क्वेश्चन जो है हमें यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? कलचुरी वंश की बात करते हैं तो कलचुरी वंश की जब मध्य प्रदेश में बात करते हैं, किसकी? कलचुरी वंश की बात करते हैं, तो कलचुरियों की क्या रही हैं? दो शाखाएं रही हैं। एक क्या रही है? इनकी क्या है? प्राचीनतम शाखा है,
क्या है, प्राचीनतम शाखा है, और एक क्या थी, इनकी जो है नवीन शाखा थी। तो कई बार सीधा सा प्रश्न बन जाता है, कलचुरियों की प्राचीन शाखा की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो आप क्या बताएंगे, महिष्मती बताएंगे। जो नवीन शाखा थी ये इनकी कहाँ पर थी, त्रिपुरी में थे, और त्रिपुरी वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे कि जबलपुर में पड़ता है। अगर बात करूं त्रिपुरी शाखा के जो संस्थापक थे वो कौन थे, कोक्कल प्रथम जो है हमें संस्थापक देखने को मिल जाते हैं। कौन देखने को मिल जाते हैं, कोक्कल प्रथम। और यहाँ पर जो हमें संस्थापक देखने को मिल जाते हैं वो कौन मिलेंगे, कृष्णराज देखने को मिल जाएंगे। कौन से राज, कृष्णराज। कोक्कल प्रथम हो जाएंगे आपके जो है यहाँ पर शासक गांगेयदेव हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, गांगेयदेव हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जो है युवराज देव हो जाएंगे। कौन से देव हो जाएंगे, युवराज देव। और इसके बाद जो है लक्ष्मीकरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लक्ष्मीकरण हो जाएंगे। बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं, संस्थापक पूछे तो कोक्कल प्रथम बताएंगे। गांगेयदेव बात की तो वो शासक थे जिन्होंने क्या की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। युवराज देव वह शासक थे जिन्हें क्या कहा जाता है, उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उज्जैनी भुजंग, यानी कि उज्जैन का खतरनाक शासक है। ठीक है, भुजंग का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं एक काला सांप भी होता है, काला नाग भी होता है, और ठीक है, तो शेर भी कह सकते हैं। तो ये, और लक्ष्मीकरण जो वो शासक है जिन्हें क्या कहा जाता है, हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका सही, उज्जैनी भुजंग जो है आपका क्या हो जाएगा, युवराज देव सही हो जाएगा। चलिएगा व्याख्या देख लेते हैं। युवराज देव प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, राजशेखर थे। राजशेखर निवास करते हैं, और इनकी जो प्रमुख रचना है जिनका नाम है काव्य मीमांसा, और इनकी रचना एक और है जिसका नाम है कर्पूर मंजरी। क्या नाम है, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण भी क्या है, इन्हीं की रचना है। काव्य मीमांसा भी इन्हीं की रचना है। कोक्कल प्रथम त्रिपुरी की कलचुरी शाखा का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, जिसने चंदेलों और राष्ट्रकूटों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंदेलों की जो राजकुमारी थी, राहेल की पुत्री जिसका नाम था नट्टा देवी, उससे विवाह किया हुआ था। राष्ट्रकूटों से भी विवाह संबंध थे। गांगेयदेव ने विक्रमादित्य की क्या की थी, उपाधि धारण की थी, और सोने के सिक्के जारी किए थे जिन पर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। कलचुरी शासक लक्ष्मीकरण को क्या कहते हैं, हिंद का नेपोलियन कहते हैं। उसने विजय स्तंभ है जो है में कर्ण मेरू का भी जो है बनवाया हुआ था। भेड़ाघाट का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर जो है कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के काल में ही निर्मित हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो युवराज देव यह शासक है, युवराज देव की पत्नी थी, इनका नाम था नोहला देवी। क्या नाम था, नोहला देवी। इन्होंने जो है, नोहला ने क्या किया था, नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण, नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये नोहलेश्वर मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, दमोह में हमें देखने को मिल जाता है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश के संदर्भ में महिष्मती के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे कि कलचुरी वंश के जो अभी अपन ने देखा हुआ था कि जो दो शाखाएं थी उनमें से एक क्या हो जाएगा, कृष्णराज जो है इसका संस्थापक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, कलचुरियों की जो प्राचीनतम शाखा है उसे क्या कहते हैं, महिष्मती शाखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कृष्णराज इसके संस्थापक हो जाएंगे। कृष्ण राज ने महिष्मती या महेश्वर, ध्यान रखिएगा ये नाम कि महेश्वर का ही प्राचीन नाम क्या है, महिष्मती है। और ये वर्तमान कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यह आपको महिष्मती या महेश्वर जो है खरगोन में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, खरगोन जिला में देखने को मिल जाएगा। कलचुरी सत्ता की नींव रखी थी और कलचुरी संमत 248 ईस्वी का प्रयोग किया था। त्रिपुरी के कलचुरी वंश की राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी। वे मुख्यतः क्या करते थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। अब भाई जो है भेड़ाघाट मंदिर बनवाएंगे, भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर बनवाएंगे, और जो है जो है और मंदिर बनवाए हुए थे, शैव धर्म को लेकर मंदिर जो है बनवाए हुए थे। राजा भोज जो है परमार वंश, राजा भोज और कलचुरी राजा लक्ष्मीकरण के बीच में क्या हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि कलचुरी वंश के किस शासक का युद्ध राजा भोज परमार वंश के राजा भोज से हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, लक्ष्मीकरण से। चंदेल शासक यशोवर्मन ने कलचुरी शासकों को पराजित कर जो है कलिंजर पर जो है क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। कौन से शासक ने, यशोवर्मन ने क्या कर लिया था, कलचुरी शासकों को पराजित कर कलिंजर का जो है किला जीत लिया था। कलचुरी प्रशासन में जो है महाप्रत नामक अधिकारी भूमि माप और राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कलचुरी प्रशासन के दौरान जो प्रमात्र नाम का जो अधिकारी होता था वो किससे संबंधित होता था, तो आप क्या बताएंगे कि भूमि माप से संबंधित होता था। कलचुरी शासक गांगेयदेव द्वारा जारी किए गए लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों पर जो है सिक्कों का प्रभाव उत्तर भारत के किन वंशों पर पड़ा हुआ था, यानी कि जो इन्होंने क्या किए थे, सिक्के जारी किए थे। कौन से सिक्के जारी किए हुए थे, लक्ष्मी प्रकार के जो सिक्के जारी किए हुए थे। और किस धातु के सिक्के थे, आप क्या कहेंगे, सोने के जो है सिक्के थे। ठीक है,
तो ये जो है गहरवाल वंश, चंदेल वंश, तोमर वंश, तो इनके जो समकालीन वंश थे उन सभी पर जो है यह हमें प्रभाव देखने को मिल जाता है। सभी लोग ऐसे सिक्के जारी करते हैं। गांगे देव मध्यकालीन भारत के पहले शासक थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर जो है सोने के सिक्कों को क्या किया था, पुनर्जीवित किया था। त्रिपुरी शाखा के अंतिम शासक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, विजय सिंह जो है इसके अंतिम शासक थे, जिनके बाद यह क्षेत्र जो है गौंड शासकों और दिल्ली सल्तनत के क्या हो जाता है, अधीन हो जाता है। कलचुरी काल में जो है अल्हड़ देवी का शिलालेख भेड़ा घाट की ऐतिहासिक जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो अल्हड़ देवी का, अब देखिएगा अगर ऐसा प्रश्न आ गया ना कि अल्हड़ देवी जो है किसके बारे में जानकारी प्राप्त करती है और उसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा आल्हा उदल, तो बहुत लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना आल्हा उदल के बारे में नहीं, यह जानकारी कलचुरी वंश के इतिहास के बारे में देता है क्या, जो अल्हड़ देवी का शिलालेख है। ठीक है। कलचुरी वास्तुशिल्प का प्रमुख उदाहरण अमरकंटक का कर्ण मंदिर है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, लक्ष्मीकर्ण के द्वारा जो है अमरकंटक के कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। त्रिपुरी जबलपुर जो है वर्तमान जबलपुर में पड़ती है त्रिपुरी, अपनी सामरिक स्थिति के कारण प्राचीन काल से ही क्या थी, एक व्यापारिक स्थिति का केंद्र रही है। अब देखिएगा इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है जिसमें अल नीनो को लेकर के हमारी अभी ही क्या हुई थी, क्लास हुई थी। अगर जो चीजें मुझे लगता है अगर देखी हुई क्लास तो आपको बहुत अच्छे से अल नीनो जो है समझ में आया होगा। प्रश्न क्या पूछता है उससे प्रश्न आ गए हैं, देख लीजिएगा कैसे प्रश्न आते हैं। अल नीनो घटना के दौरान प्रशांत महासागर के किस क्षेत्र के जल के तापमान में असामान्य वृद्धि दर्ज की जाती है, बताइएगा। ये क्वेश्चन जो है मैंने ऐसा नहीं करवाया हुआ लेकिन पूरा फंडा जो है आपको समझाया होगा, आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। अल नीनो की घटना के दौरान प्रशांत महासागर के किस क्षेत्र के जल के तापमान में क्या होती है, असामान्य वृद्धि यानी कि ज्यादा वृद्धि होती है। तो आप क्या बताएंगे, पेरू के तट पर आप कहेंगे क्या, पेरू के तट पर आप कहेंगे क्या, तो आप कहेंगे यहां से तो क्या होती थी, जलधारा की क्या हो रही थी, मतलब उत्पत्ति हो रही थी। क्या हो रही थी, तो आप कहेंगे कि यहां से जो है जलधारा की क्या होती थी, उत्पत्ति होती थी। ठीक है, यहां से जो है जलधारा की क्या हो रही थी, उत्पत्ति हो रही थी। और यहीं से जो है क्या निकलती थी, अल नीनो नाम की जो है गर्म जलधारा निकलती थी। कौन सी धारा निकलती थी, यहाँ से जो है गर्म धारा निकलती थी, गर्म जलधारा निकलती थी। और यही से क्या करता है कि यही जो है तापमान के, जापान के पास तो क्या है, कोई संबंध नहीं है इसका, अंटार्कटिका के पास जो इसका कोई संबंध नहीं है इसका। ठीक है, तो ना तो अंटार्कटिका के पास में इसका कोई संबंध है और ना ही जो है इसका ऑस्ट्रेलिया के पास में जो है, ये भी जो है ये बात की घटना है, इसका भी कोई संबंध नहीं होने वाला है। क्योंकि तापमान जो है क्या होता था, अगर मैं यहाँ छोटा सा मैप बनाऊं तो इधर मान लीजिएगा ये क्या था, उत्तर अमेरिका था, ये क्या था, मान लीजिएगा उत्तर अमेरिका है, और ये क्या था, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, यहाँ से जो है तापमान पेरू की तरफ से इस प्रकार से निकलता था, इस प्रकार से क्या होता था, यहाँ पर जो है तापमान क्या करता था, यहाँ पर जो है लो प्रेशर बेल्ट का क्या कर देता था, निर्माण कर देता था। अब यहाँ पर जो है लो प्रेशर बेल्ट बन जाता था तो भारत का मानसून इधर की ओर क्या हो जाता था, खिंच जाता था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पेरू के तट पर जो है क्या हो जाएगी, ये पूर्वी प्रशांत महासागर, ये पेरू के तट पर जो है सही हो जाएगी। अब इसे पता नहीं पूर्वी प्रशांत महासागर क्यों कह रहा है भाई, पूर्वी प्रशांत महासागर नहीं कहना चाहिए क्योंकि पेरू का तट जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है, और जो ऑस्ट्रेलिया का है ये पूर्वी प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो ये पूर्वी के माथे मतलब इस पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, आप जो है तट देखिए किसके तट की बात कर रहा है। ठीक है, पेरू के तट की जो है ये बात की जा रही है, तो ये जो है बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिएगा, तो पेरू के तट वाला जो है क्या है आपका सही है। अल नीनो एक क्या स्पेनिश शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, छोटा बच्चा या बाल ईसा होता है। मैंने ये फैक्ट जानबूझ करके नहीं करवाया हुआ था कि भाई अर्थ से हमें क्या मतलब है, हमें जलवायु से मतलब है, विश्व का ये काम है। अल नीनो के कारण भारत में जो है मानसून क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, कमजोर क्यों हो जाता है, क्योंकि उधर की ओर जो है प्रशांत महासागर की ओर खिंच जाता है और सूखे की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, अल नीनो हर साल नहीं आता है। जब भी कथन आएगा तो आपको यह ऑप्शन जरूर देगा कि यह घटना हर साल होती है, नहीं होती है, 5-6 साल में जो है होती है, मैंने लिखाया हुआ है इसको। ला नीना जो है क्या है, अल नीनो की विपरीत घटना है जिसमें भारत में क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, साथ ही साथ में जो है ठंडा बहुत होता है, मतलब ठंड बहुत पड़ती है। वाकर ध्यान रखिएगा, वाकर सर्कुलेशन का संबंध वायुमंडलीय परिसंचरण से है और गिलबर्ट वाकर ने ही अल नीनो सिद्धांत दिया हुआ था जो इन दोनों घटनाओं से क्या करता है, प्रभावित करता है। एनसो जैसे अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन बोलते हैं और अल नीनो और दक्षिणी दोलन के संयुक्त प्रभाव को कहते हैं। यही तो क्या है भाई, दक्षिणी दोलन है। अल नीनो, ला नीनो और सामान्य स्थिति तीनों का घटना चक्र क्या कहलाता है, ये दक्षिणी दोलन कहलाता है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर जो है ला नीना का प्रभाव क्या पड़ता है, देखिएगा अल नीनो की जो विपरीत स्थिति थी उसे क्या कहते थे, ला नीना कहते थे। और ला नीना में क्या होता था, ठंडी ज्यादा पड़ती थी भारत में और जो है क्या होता था, वर्षा जो है ज्यादा होती है। ये जो है दो प्रभाव देखने को मिलते हैं, बन जाएगा। अत्यधिक सूखा और अकाल, भाई अत्यधिक सूखा क्यों होगा ला नीना में,
सामान्य से अधिक वर्षा और बेहतर उत्पादन, तो ये क्या हो सकता है आपका सही हो जाएगा क्योंकि ज्यादा वर्षा कह रहा है। मानसून में देरी नहीं होती है, वर्षा का पूरी तरह अभाव होता है, ये भी गलत है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ला नीना में जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ला नीना के दौरान जो है मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी क्या होता है, ठंडा होता है, और इसके प्रभाव से क्या होता है, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में जो है कम दबाव का क्षेत्र क्या है बनता है, जो मानसून को क्या कर लेता है, खींच लेता है। ला नीना जो है वर्ष में क्या होता है, भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है और अच्छी रब्बी की फसल की जो है संभावना रहती है, ठीक है, क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है। पेरू के तट पर ला नीना के कारण जो है अपवेलिंग यानी कि अपवेलिंग क्या होता है, तेज होता है, जिससे मत्स्य पालन के लिए अच्छी स्थिति होती है। दरअसल क्या होता है, जब ठंडा पानी ऊपर की ओर आता है, नीचे से गर्म होता है, मतलब एक प्रकार का अपवेलिंग इसी को बोलते हैं। ऐसे में जो है मछली पालन क्षेत्र बन जाते हैं वहां पर, जैसे डागर बैंक वगैरह आपने सुने होंगे। अल नीनो और ला नीनो का चक्र सामान्यतः 2 से 7 वर्ष के बीच क्या होता है, बदलता रहता है। तो इसी चक्र को क्या कह देते हैं, दक्षिणी दोलन कह देते हैं। प्रशांत महासागर में वायु दाब के अंतर को मापने के लिए, देखिएगा अच्छा प्रश्न, मैंने ये नहीं करवाया हुआ है, ठीक है। प्रशांत महासागर में वायु दाब के अंतर को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग अल नीनो की भविष्यवाणी हेतु किया जाता है। तो हमने देखा था कि एक जगह क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है, एक जगह क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। तो दाब को जो है मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आप क्या बताएंगे, सामान्यतः अगर दिमाग लगाएंगे तो कर सकते थे, क्योंकि पास्कल इंडेक्स जो है इसमें होगा नहीं। सामान्य दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल जो है भूकंप मापी होता है। मर्कली स्केल भी जो है भूकंप के लिए प्रयोग करते हैं। तो डार्विन और तहती सूचकांक जो है आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे नहीं पता था, मैं सच कहूं तो ये क्वेश्चन का मुझे उत्तर नहीं पता था, लेकिन जो है उसके ऑप्शन पता थे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स, इसी को बोलते हैं SOI। यदि नकारात्मक हो तो क्या होता है, अल नीनो। सकारात्मक हो तो ला नीना माना जाता है। यदि नकारात्मक हो तो अल नीनो और सकारात्मक हो तो ला नीना माना जाता है, ठीक है। यदि यह क्या होता है, सदर्न ऑस्किलेशन जो इंडेक्स है यह कैसा आता है, नकारात्मक आता है, तो उसे क्या मानेंगे, अल नीनो मानेंगे, क्योंकि अल नीनो ही तो क्या होती है, नुकसानदायक होती है, ठीक है। और जो ये हालांकि सबके लिए नुकसानदायक नहीं होती, ये खासतौर से भारत और पूर्वी एशिया के लिए नुकसानदायक होती है, बाकी अमेरिका के लिए लाभकारी हो जाती है, ठीक है। यदि नकारात्मक हो तो क्या कहेंगे, अल नीनो, और अगर ये सूचकांक क्या है, सकारात्मक है, तो उसे क्या कर देते हैं, ला नीना की संभावना व्यक्त कर देते हैं। तहती जो है, ताहिती मध्य प्रशांत और डार्विन जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच वायुमंडलीय दाब का अंतर का मुख्य क्या है, आधार है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक क्या है, हिंद महासागर द्विध्रुव है। हालांकि सिलेबस में नहीं है, इंडियन ओशियन डाइपोल बोलते हैं, और इसमें कुछ नहीं होता भाई, इसमें जो है दोनों साइड के तापमान का अंतर लेते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर और यहाँ पर। अगर तापमान इधर क्या हो जाता है, तापमान ज्यादा हो जाएगा, अगर इधर जो है तापमान ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाब जो है कम हो जाएगा। अगर दाब इधर कम हो जाएगा तो फिर इधर दाब क्या है, ज्यादा हो जाएगा। इधर दाब ज्यादा है, इधर कम है, तो पौने कैसे आने लगेंगी, इस प्रकार से आएंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है इंडियन ओशियन डाइपोल। ये भी सकारात्मक नकारात्मक होता है, ठीक है। जब इधर वाला रहता है, इधर जो है ऐसे जो पौने चले तो ये ज्यादा होता है, भारत की लाभकारी होता है। अगर इधर की ओर पौने चलेंगे तो ये क्या होता है, हानिकारक होता है, इंडियन ओशियन डाइपोल। अल नीनो के कारण जो है गर्म जलधारा पेरू के ठंडे हम्बोल्ट की जलधारा को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। जेट स्ट्रीम और ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण भी इन घटनाओं को गहराई से क्या है, जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, तो मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे तामा खनिज को लेकर जो है कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है, देखिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तामा अयस्क के उत्पादन में भारत में क्या करता है, प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पूछ रहा है भाई, तामा उत्पादन के में जो है भारत में क्या है, पूरे प्रथम स्थान है, कौन सा जिला हो सकता है। तो देखिएगा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में तांबा तो बालाघाट में ही निकलता है, आपका क्या हो जाएगा, बालाघाट जो है सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अब तांबा बालाघाट में निकलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बालाघाट के साथ साथ छिंदवाड़ा में भी निकलता है और झाबुआ में भी तांबा निकलता है, लेकिन क्या बालाघाट में कम निकलता है। अब चट्टान देखिएगा यहाँ पर कौन सी श्रेणी पाई जाती है, तो बालाघाट में जो है धारवाड़ क्रम की एक चट्टान पाई जाती है, और उस चट्टान का नाम है क्या, सौंसर श्रेणी। क्या नाम है, सौंसर श्रेणी जो है ये बालाघाट में पाई जाती है। सौंसर श्रेणी, सॉरी, मध्य प्रदेश में जो है धारवाड़ क्रम की 3 चट्टानें देखने को मिलती हैं, और ये इसी में क्या पाए जाते हैं, धातु खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखें तो एक जो है हमारे पास में, ठीक है, सौंसर श्रेणी है, एक जो है क्या है, सौंसर श्रेणी है, एक क्या है, चिल्पी श्रेणी है।
कौन सी है, चिल्पी श्रेणी है, और एक कौन सी सकोली श्रेणी है, साकोली श्रेणी है। 3 श्रेणियां पाई जाती हैं ये। और साकोली श्रेणी की बात करेंगे तो जबलपुर और कटनी में देखने को मिल जाती है, जबलपुर कटनी में विस्तृत है। चिल्पी श्रेणी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये आपको बालाघाट में देखने को मिल जाती है। और सौसर श्रेणी जो है आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, छिंदवाड़ा में देखने को मिल जाएगी। इन्हीं में जो है धात्विक खनिज मिलते हैं। तो चिल्पी श्रेणी में जो है क्या हो जाएंगे, आपकी बालाघाट हो जाएगा। चलिएगा व्याख्या देख लेते हैं। बालाघाट की जो मलाज खंड की जो खदान है, ध्यान रखिएगा, ऐसे फैक्ट ना भाई सोते जागते इन्हें क्या है कम से कम याद रखना चाहिए। जैसे बालाघाट में बात करूं तो एक मलाज खंड की खान और दूसरी जो है भरबेली की खान, ये जो है सोते जागते अपने को कम से कम क्या कहा है याद रहना ही रहना चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न गलत होते हैं, कभी भी सपना मत देखना कि हमारा टेस्ट निकल जाएगा, कभी भी संभव नहीं होगा अगर ये फैक्ट गलत होते हैं। ये वो क्वेश्चन है भाई जिन्हें 7 स्टार क्वेश्चन कहते हैं, आते ही आते हैं। ठीक है, भारत की जो क्या है सबसे बड़ी जो क्या है तांबे की खदान है। और जो एक मैं बता रहा हूँ मलाज खंड की खदान और दूसरी जो है क्या है भरबेली की खदान, दोनों ये कहाँ पर स्थित हैं, बालाघाट में स्थित है। भरबेली की खदान किसके लिए जानी जाती है, मैग्नीज के लिए जानी जाती है। और जो मलाज खंड की खदान है वो किसके लिए जानी जाती है, तांबा के लिए जानी जाती है। भरबेली की खान जो है क्या है, मलाज खंड की खदान जो है तांबा की सबसे बड़ी खदान है। किसकी, खुला मुंह की, ओपन कास्ट माइन। मध्य प्रदेश जो है भारत के कुल तांबा उत्पादन का क्या करता है, लगभग 50% से अधिक क्या करता है, तांबा उत्पादन करता है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश का कौन से स्थान है, तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। तांबा एक क्या है धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाए जाने वाला प्रमुख क्या है खनिज है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये क्या है कंपनी का नाम है, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये क्या करती है, मलाज खंड में जो है परियोजना का संचालन करती है, यानी कि तांबा खोदने का यहाँ से क्या करती है, काम करती है। तो इस बात से भी आपको क्या करना है, चीजें ध्यान रखना है। चलिएगा और आगे बात करते हैं। और जस्ट मिनट, चलिएगा ठीक है। तांबा का जो है, तांबा क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के तार और उपकरण बनाने में क्या है, सर्वाधिक किया जाता है। अब देखिएगा गिधरी, धौली, जट्टा, ये भी क्या है आपकी तांबा की खदानें ही देखने को मिलती हैं। गिधरी, धौली, जट्टा, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। गिधरी, धौली और जट्टा, ये भी क्या है, तांबा की ही खदान है। ठीक है, मलाज खंड तो आपको याद है, अगर ऑप्शन में ये भी आ गया, ऐसा दे दिया कि भाई मलाज खंड, गिधरी, धौली, जट्टा, इनमें से कौन तांबा की खदानें हैं, तो उस समय पर क्या हो जाओगे, झक हो जाओगे, नेगेटिव मार्किंग है, तो कम से कम पता होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है तांबा के भंडार पाए गए हैं, लेकिन वह उत्पादन की दृष्टि से मलाज खंड के बाद आता है। ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है, बालाघाट के बारे में नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में तांबा के भंडार पाए गए हैं, लेकिन वह कौन सा जिला है जो बालाघाट के बाद आता है, यानी कि मलाज खंड के बाद आता है। तो आप क्या बताएंगे, कटनी, सागर, ग्वालियर, दमोह है। बताइएगा जो है आप क्या कर सकते हैं, उत्तर को जो है सोच सकते हैं। कौन से नंबर का प्रश्न है आपका, 11 नंबर का जो है क्या है प्रश्न है। जस्ट मिनट भाई रुकेंगे, 11। चलिएगा, तांबा के भंडार जो है पाए गए हैं, तो आपका क्या जवाब हो जाएगा। तो आप अगर दिमाग लगाएंगे तब भी क्या कर सकते हैं, उत्तर सही कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि तांबा क्या है, एक धात्विक खनिज है और किन चट्टानों में पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि यह जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें मूलतः हमें 3 देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। एक जो है आपको चिल्पी श्रेणी देखने को मिल जाएगी, एक सौसर श्रेणी, और एक कौन सी है, सकोली श्रेणी जो है देखने को मिल जाएगी। कौन सी श्रेणी, सकोली श्रेणी। अब आप कहेंगे चिल्पी श्रेणी तो क्या थी, बालाघाट में थी, और बालाघाट कहीं पर जो है ऑप्शन में नहीं है। सौसर श्रेणी जो है छिंदवाड़ा में थी, और छिंदवाड़ा भी कहीं जो है ऑप्शन में नहीं है। तो सागर में तो कोई श्रेणी है ही नहीं है, ना ही दमोह में है, ना ग्वालियर में है। क्या कर देंगे आप, सकोली श्रेणी का विस्तार बताया था कि इसमें जो है जबलपुर और कटनी में पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कटनी जवाब जो है सही हो जाएगा मेरे अनुमान के अनुसार। चलिए उत्तर देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो कटनी ही सही है। ठीक है, तो कई बार क्या होता चीजें ना बने, फिर भी जो क्या है, अगर जो थोड़ा सा डिटेल पता है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कटनी के जो है सलीमनाबाद, सलीमनाबाद जो है कर्नल श्रीमैन के नाम पर बना हुआ है। किसके नाम पर, कर्नल श्रीमैन के नाम पर बना हुआ है। एक अंग्रेज थे, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, ठगी प्रथा का अंत किया था। उन्हीं के नाम पर जो है सलीमनाबाद का जो क्षेत्र का नाम है कर्नल श्रीमैन के नाम पर ये कर दिया गया है। क्षेत्र जो है तांबा और चांदी के यहाँ पर निक्षेप हाल ही में क्या किए गए हैं, ये पाए गए हैं। तांबा उत्पादन में जो है राजस्थान का खेतड़ी झुंझुनू दूसरा प्रमुख क्या क्षेत्र है, भारत में बात कर रहा है। तांबा और जस्ता को मिलाकर क्या बनता है, पीतल बनता है। ये जो है ध्यान रख सकते हैं कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है, तो आप क्या कहेंगे, तांबा और जस्ता की। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक भी याद कर सकते हैं। कैसे ध्यान कर लेंगे, पिताजी, क्या ध्यान रख लेंगे, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता। ठीक है, तो जस्ता
और तांबा से क्या बनता है, पीतल बनता है। चलिएगा, तांबा और टिन को मिलाकर के कौन सी धातु बनती है, तो आप क्या बताएंगे, जो तांबा और टिन से कौन सी धातु मिलकर के बनती है, कांसा। ये खूब जो है आप सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं, जब हम क्या कहते हैं उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो कांसा क्या करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो तांबा और टिन को मिलाकर के 85% तांबा और 15% टिन मिलाकर के जो है कांसा बनाते थे। मानव द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, तांबा जो है मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु है। ये भी जो है, ये सभी फैक्ट भाई ये वो फैक्ट हैं कि बार बार जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है ये। अब जब देखेंगे तो जहां भी पढ़िएगा ये सब जो सामान्य से फैक्ट हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ल्यूसेंट में मिलते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से तांबा मध्य प्रदेश के किस प्रमुख है रॉक सिस्टम से संबंधित है, किस है, मतलब रॉक मतलब होता है चट्टान, चट्टान सिस्टम संबंधित है। तो क्या बताएंगे, मुझे लगता है कि बहुत आसानी से जो है आप क्या कर देंगे, बता देंगे। तो धारवाड़ समूह जो क्या हो जाएगा, तांबा खनिज जो है इसमें पाया जाएगा। विंध्यन शैल समूह, ध्यान रखिएगा, आपका जो चूना पत्थर होता है, क्या होता है, चूना पत्थर होता है, बलुआ पत्थर होता है, रॉक फास्फेट होता है, कहाँ पर मिल जाएगा, जितना भी घर बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री होती है विंध्यन शैल समूह में। कुड़प्पा शैल समूह जो है आपका हीरा के लिए जाना जाता है, और कुड़प्पा शैल समूह की जो चट्टानें हैं मध्य प्रदेश में बीजावर श्रेणी के रूप में हमें देखने को मिल जाती हैं। कहाँ मिलेंगे ये, बीजावर श्रेणी के रूप में, जो मुख्यतः आपको छतरपुर और पन्ना में जो है देखने को मिल जाएंगी। धारवाड़ शैल समूह ये किससे, धातु खनिजों के लिए जाना जाता है। इसकी श्रेणियां जो है मध्य प्रदेश के 3 श्रेणी के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। एक आपको जो है साकोली श्रेणी मिल जाएगी, एक आपको जो है चिल्पी श्रेणी देखने को मिल जाएगी, और एक आपको कौन सी श्रेणी देखने को मिल जाएगी, सौसर श्रेणी देखने को मिल जाएगी। साकोली श्रेणी आपको मुख्यतः जबलपुर में देखने को मिलेगी, कटनी में जिसका विस्तार है। चिल्पी श्रेणी आपको जो है कहाँ देखने को मिल जाएगी, तो आप कहेंगे यह जो है बालाघाट में देखने को मिल जाएगी। सौसर श्रेणी जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, छिंदवाड़ा में देखने को मिल जाएगी। राइटिंग नहीं आती, ठीक है, तो राइटिंग को अगर ज़्यादा कहोगे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख दूंगा, बस लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिर जो है आप बोर हो जाओगे, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास, क्योंकि मुझे लिखने में फिर क्या लगेगा, समय लगेगा। दक्कन ट्रैप की बात करें तो दक्कन ट्रैप जो है ये बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, बेसाल्ट चट्टानें, और बेसाल्ट चट्टानों से कौन सी मृदा बनती है, तो आप क्या कहेंगे, काली मृदा जो है इनसे बनती है, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ जो है ना, दरअसल वास्तव में बात करूं तो धारवाड़ जो है कर्नाटक का जिला है, क्या है, कर्नाटक का जिला है। पहली बार यहाँ पर जो है धातु वाली चट्टानें खोजी गई थी, तो उन्हीं के नाम पर क्या कर दिया गया है, इसका नामकरण कर दिया गया। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों जैसे कि तांबा, मैग्नीज और लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। बालाघाट की जो चिल्पी श्रेणी है यहाँ पर तांबा और मैग्नीज के लिए जानी जाती हैं। हीरा जो है मध्य प्रदेश के विंध्यन क्रम, ठीक है, कुड़प्पा की बिजावर श्रेणी में, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ भाई मुझे लगता है। हीरा जो है विंध्यन क्रम में, कहा विंध्यन क्रम में ज्यादा करके चूना पत्थर पाया जाता है, रूपांतर चट्टान का उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। और बात करें कुड़प्पा जो है क्रम की चट्टानें आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं बिजावर श्रेणी के रूप में, तो इसमें जो है बिजावर श्रेणी में हीरा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ठीक है, मान सकते हैं भाई, कई बार चीजें जो क्या हो जाती हैं, सामान्य किताबों का डाटा रहता है। कोयला मध्य प्रदेश के गोंडवाना शैल समूह में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, गोंडवाना शैल की समूह की चट्टानों में। हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो कुड़प्पा चट्टानों में, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश में बिजावर श्रेणी के रूप में जो है देखने को मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो बिजावर श्रेणी विंध्यन चट्टान का ही क्या है, विंध्यन क्रम का, विंध्यन पर्वत के जो है अंतर्गत आती है ये, ठीक है। और कोयला देखें मध्य प्रदेश के गोंडवाना शैल समूह में देखने को मिलता है। और चूना पत्थर और स्लेट का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर और कटनी करते हैं। तो कटनी में ज्यादा करके आपको क्या देखने को मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, जो कैमूर श्रेणी में आती है, और कैमूर श्रेणी विंध्यन पर्वत का जो है हिस्सा है। मंदसौर जो है आपका स्लेट उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। कटनी को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है, तो आप सिंपल सा बता देंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हमने कहाँ से ली हुई है, दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है। कहाँ से ली हुई है, दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ दी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, भाग जो है 20 में दी हुई है। अनुच्छेद पूछे तो आप क्या कहेंगे, 368 में दी हुई है। और पूछे कितने प्रकार का संविधान संशोधन होता है, 368 के तहत 2 प्रकार का जो होता है, ठीक है, साधारण बहुमत से और विशेष बहुमत से। संयुक्त राज्य अमेरिका आपका सही क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है, क्या लिया हुआ बताइएगा भाई। जो केंद्र संघीय ढांचा है, जो हमारा संघीय ढांचा है,
कौन सा ढांचा है? संघीय ढांचा, जो मतलब केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो प्रावधान। कनाडा से, आयरलैंड से हमने क्या लिया हुआ है? जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, और राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं व्यवस्था आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका जो है मौलिक अधिकार हो जाएंगे। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। साथ ही साथ हम बात करें जो न्यायिक पुनरावलोकन है, क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे हम क्या कह सकते हैं? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान जो है हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? ये जो है अमेरिका से लिया हुआ। चलिएगा आगे देखिएगा, संविधान संशोधन का जो मतलब संविधान में उल्लेख है भाग 20 में है, और अनुच्छेद कहाँ पर है? 368 में है। भारतीय संविधान ना तो पूरी तरह लचीला है और ना ही पूरी तरह कठोर है, ये क्या? दोनों का मिश्रण है, सब्जी का मिश्रण है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। संविधान को अगर चेंजेस करना है तो क्या करेंगे आप? दोनों में से किसी में भी ला सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 जो क्या करता है? ज्वाइंट मीटिंग की जो है व्यवस्था करता है। और 108 कहता है कि अगर देखेंगे जो साधारण विधेयक होता है, क्या होता है? जो साधारण विधेयक होता है, कोई भी कानून के लिए बात पारित करने के लिए साधारण जो बिल होता है, जिसे साधारण विधेयक भी कह दिया जाता है, साधारण बिल, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? अगर दोनों सदन में पारित नहीं होता है तो दोनों की जो है एक साथ बैठक बैठा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। लेकिन अगर संविधान संशोधन करने की बात आए तो ऐसी स्थिति में ये संयुक्त बैठक नहीं लगाई जा सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संविधान में 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में किया गया था, ये इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, वो थी लेडी इंदिरा गांधी, जो है इस टाइम पर क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी। और उन्होंने जो है 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से यह प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? अपनी जो है राष्ट्रपति, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, कि इस संविधान संशोधन में यह प्रावधान जोड़ा गया था। दरअसल इसके माध्यम से दो प्रावधान जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? एक जोड़ा गया था 368 मतलब एक कोई उपधारा जोड़ी गई थी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत एक धारा जोड़ी गई थी, और उस धारा में लिखा गया था कि संविधान संशोधन, पहली बात ये क्या है? विधि नहीं है। अनुच्छेद 13(4) के तहत परिभाषित विधि नहीं है। और अनुच्छेद 13(4) में भी क्या लिखा गया था? कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। दूसरी तरफ प्रावधान जोड़ा गया था कि संविधान संशोधन अगर कोई सरकार मतलब राज्यसभा अथवा लोकसभा में लाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए क्या होंगे? बाध्य होंगे। हालांकि ये तानाशाही के रूप में से देखा गया था, बाद में जो है ये सब जो है चीजें क्या की गई, इनको संतुलित किया गया था। तो इंदिरा गांधी का जो है और सुप्रीम कोर्ट का विवाद जो है आप जरूर देखेंगे तो काफी डीप पॉलिटी है यहाँ पर, जो है इसे अच्छे से समझना पड़ता है मेंस में, वरना आंसर राइटिंग में फंस जाएंगे आप। अध्ययन खासतौर से आधारभूत ढांचा कैसे निकल करके आया, सरकार बड़ी है या संसद बड़ी है, ये सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या सरकार बड़ी है, ये सब चीज़ें जो है आपको वहाँ पर समझ में आएंगी जब ये 1951 से लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट के केस पढ़ेंगे। संसद के साधारण बहुमत से निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया जा सकता? देखिएगा, अगर हम बात करें संविधान संशोधन की तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान अगर संशोधन की बात की जाए, मैं देखो राइटिंग से लिख रहा हूँ, संविधान अगर संशोधन की बात की जाए तो कहोगे कि संविधान संशोधन जो है कितने तरीके से होता है, कितने प्रकार का होता है। फिर देखिएगा, अब कंफ्यूज होने वाली बात आती है तो कंफ्यूज नहीं होना है। 3 प्रकार से होता है, ठीक है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक होता है साधारण बहुमत से। कौन से बहुमत से? एक होता है साधारण बहुमत से। बहुमत जो है एक क्या होता है आपका? साधारण बहुमत से जो है होता है। दूसरा जो होता है, एक होता है विशेष बहुमत से। क्या होता है? एक होता है विशेष बहुमत से, ठीक है। एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से। आधे राज्यों के समर्थन से इसे कहते हैं विशेष, यानी कि अद्वितीय प्रकार के से बहुमत कहते हैं। अब देखिएगा, आपके दिमाग में तुरंत जो है, अगर थोड़ा सा सुन रहे हैं मेरी चीजों को तो दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि अभी तो आप क्या कह रहे थे कि 2 प्रकार संविधान संशोधन होता है। जी हाँ, सही कह रहा था।
अभी कह रहे हैं 3 प्रकार का होता है, ये बात भी सही कह रहा हूँ। देखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछे अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे 368 के तहत जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से। लेकिन अगर भारतीय संविधान का भाग 1 आपने पढ़ा हुआ है जिसमें अनुच्छेद 2 और 3 शामिल हैं, उसमें कहा गया है अगर किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल को क्या करना है? परिवर्तित करना है, राज्यों को तोड़ना है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना है, तो ऐसे में जो संविधान संशोधन होगा वो साधारण बहुमत से होगा। और ये संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किया जाएगा। और यह संविधान संशोधन 368 के तहत जो है संविधान संशोधन काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पर 2 प्रकार का संविधान संशोधन है। तो कुल अगर बात की जाए तो 3 प्रकार का संविधान संशोधन है। ठीक है, अब यही वाला प्रश्न जो आपसे कहां से पूछा गया? यहाँ से पूछा गया है, संसद के साधारण बहुमत से निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया जा सकता है? देखिएगा, अगर आपको क्या करना है, किसी राज्य के क्या करना है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, सीमा घटाना है या बढ़ाना है, या 2 राज्यों को तोड़ना है, मतलब एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बनाना है, या क्या करना है? 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा संविधान संशोधन होगा? साधारण बहुमत से होने वाला संविधान संशोधन होगा। विशेष बहुमत से संविधान संशोधन क्या होगा? विशेष बहुमत से अगर संविधान में आप क्या कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में अगर क्या कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं संविधान में, तो क्या होगा? विशेष बहुमत से होगा। अगर आप क्या कर रहे हैं? आधारभूत ढांचा में परिवर्तन कर रहे हैं, किसमें? आधारभूत ढांचा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता भी होगी, साथ ही साथ राज्यों के समर्थन की भी क्या होगी? आवश्यकता होगी। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार और क्या सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है उसमें चेंजेस करना है, तो ऐसी स्थिति में। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है साधारण बहुमत से कौन सा होगा नए राज्यों का गठन? ये क्या हो जाएगा आपका? सही है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो आप कहां पर जाएंगे? विशेष बहुमत से संशोधन करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विशेष बहुमत से, ये विशेष बहुमत और आधे राज्यों से करेंगे, दोनों में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो इन तीनों में क्या हो जाएगा आपका संशोधन जो है? विशेष बहुमत से और प्लस आधे राज्यों के समर्थन से होगा। चलिएगा, नए राज्यों का गठन, सीमा में परिवर्तन और विधान परिषद की समाप्ति जो है साधारण बहुमत से क्या होंगे? ये परिवर्तन किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत केवल जो है विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति वाले संशोधन आते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आधे राज्य शब्द नहीं लिखा है, संविधान में ज्यों की त्यों शब्दावली लिखी हुई है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत। ठीक है, तो ये जो है लिखा हुआ है। तो 2 प्रकार के होते हैं यहाँ से। मौलिक अधिकारों और डीपीएससी संशोधन के लिए विशेष बहुमत क्या होता है? अनिवार्य है। और जो यदि संशोधन किस में करना है, आपको संघीय ढांचे में संशोधन करना है, तो आप क्या करेंगे? संघीय ढांचा जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव जीएसटी को जो है प्रभावित करता है, तो आधे राज्यों की जो है सहमति की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इधर जो अपन ने बताया कि ये वाले जो हैं क्या हैं, ये वाले प्रावधान हैं, इनमें क्या होगा आपका? विशेष प्रकार के बहुमत के संशोधन की आवश्यकता होगी, जो दूसरा है, और इसमें जो है आपके विशेष बहुमत और आधे राज्यों की आवश्यकता होगी। संसद की गणपूर्ति मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है एक वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिससे कम होने पर संसद बैठक नहीं करती है। ये कितनी होनी चाहिए? 1/10 से जो है ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो क्या होगा? बैठक नहीं होगी। अगला जो है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन की शक्ति पर क्या सीमा लगाई थी? तो देखिएगा, केशवानंद भारती केस कब का है? 1973 का है। आप कहेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निकाला हुआ था, जिसे क्या कहते हैं? आधारभूत ढांचा का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहते हैं? आधारभूत, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये जो है सिद्धांत किस में दिया हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में दिया हुआ था। दरअसल भाई जो है आपको जो है जहां भी पॉलिटी पढ़ी हुई है, तो कम से कम ये चीजें आपको क्या करना चाहिए? कंफर्म करना चाहिए था कि हमेशा ही क्या है, संपत्ति की बात जो है रही है। चीजों को समझिएगा। अगर यहाँ पर समझाएंगे तो मुझे क्या है 20 मिनट का समय चाहिएगा होगा पूरा, मतलब मौलिक अधिकारों से लेकर यहाँ तक चीज जोड़ने के लिए। ठीक है, तभी जो है आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। मैं इतना ही यहाँ बता देता हूँ बहुत सीमित शब्दों में कि जो है संपत्ति जो है मूल बात थी। क्या थी? भारत में संपत्ति जो है मूल बात थी। और इस संपत्ति पर जो है आपने इतिहास पढ़ा हुआ है, कुछ गिने चुने जो है मुट्ठी भर लोगों को क्या हो गया था? जमींदारी व्यवस्था के तहत कब्जा हो गया था। जिनके पास में क्या थी? संपत्ति थी, उसी के क्या हो गए? आगे चल करके जो है साम्राज्य हो गया, राज्य हो गया।
तो ऐसी स्थिति में जब भूदान आंदोलन हालांकि चलाया गया 1951 में कि सभी लोगों को जो क्या कि जमीन दान दी जाए, तो काफी हद तक दी गई थी, लेकिन उतने अच्छे से व्यवस्था नहीं हो पाई। ठीक है, अब भारत में क्या था, लोकतंत्र था, समानता की बात की जा रही थी, और चूंकि संविधान सभा में भी बड़े लोगों का वर्चस्व था, तो संपत्ति के अधिकार को क्या बना लिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। इससे क्या हुआ कि संपत्ति ना तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी की छीन सकती है, और ना ही जो क्या कर सकती है वो ले सकती है, चाहे कितनी भी संपत्ति हो। क्योंकि सरकार का काम क्या था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा, जब तक कि सभी लोगों के पास में समान अधिकार नहीं होंगे। अधिकार भी होने से क्या होता है, उसके लिए जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए जो है संसद ने क्या किया, 1951 में जो है संशोधन किया और कहा कि भाई हम जो है इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो जो है हमें कोई नहीं रोकेगा। ये क्या कहा सरकार ने, कहा तुरंत ही जिनके पास में ये संपत्ति जब्त होने वाली थी, वो क्या पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचे कि भाई साहब, संविधान में तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और मौलिक अधिकारों में कहा गया है कि कोई नहीं इन्हें काट सकता है, और मौलिक अधिकारों को अगर कोई काटता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रक्षा करेगी, तो हमारी रक्षा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जो है संविधान संशोधन क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, नेहरू की सरकार थी, कुछ खास नहीं। पहले ये कहा गया कि सरकार जो चाहे क्या कर सकती है, संविधान में जो है चेंजेस कर सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे चल करके जो है ये सज्जन सिंह का केस था 1951 का, और फिर जो है ये 1951 का चंपाकम दुराई राजन का केस था। फिर 1955 का जो है सज्जन सिंह का केस आता है, और 1967 का जो है गोलकनाथवाद आता है। इस गोलकनाथवाद में पहली बार कहा गया था, और इस समय पर जो है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने यह कहा था कि संसद को जो है अति अधिकार नहीं है कि वो क्या करे, संविधान में कहीं भी चेंजेस कर सके। दरअसल इंदिरा गांधी उस समय पर थी, क्या कर रही थी, वो लगातार जो है काम कर रही थी, जैसे कि किसी की भी संपत्ति ले लेना, जो बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, जैसे कि आगे चल करके 1969 में क्या किया गया, 14 बैंकों का जो है प्राइवेट कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देन इसके बाद सिंधिया की संपत्ति जो है क्या कर ली गई, जो प्रिवी पर्स नाम का कॉन्सेप्ट था, प्रिवी पर्स ये विलय के समय पर जो है राजाओं को दिया गया था, उसे प्रिवी पर्स को भी क्या कर लिया, इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो फिर ये संपत्ति का अधिकार जो है मुद्दा बना कि भाई जब तक संपत्ति का अधिकार संविधान में है तो ये कैसे छीन सकते हो। तो फिर संपत्ति के अधिकार की जो है इसी दौरान क्या की गई कि केशवानंद जी की जो क्या की गई, ये इनकी जमीन छीन ली गई। केशवानंद जी की लगभग हजारों बीघा जमीन थी ये। केशवानंद केरल के जो है बहुत बड़े क्या थे, मठाधीश थे, और इस मठाधीश में जो है बहुत सारी जमीन थी। तो जमीन जो है गवर्नमेंट ने ले ली, हजारों बीघा की जो है जितनी भी रही हो भाई, बहुत बड़ी जमीन थी। केशवानंद जी जो है क्या पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और इन्होंने कहा कि ना तो कोई गवर्नमेंट के पास में दिमाग है, ना ही क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास में दिमाग है। क्यों, कहा जब संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार दे रखा है, तो कैसे किसी की जमीन छीन सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो बिल्कुल आपकी सही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फंडामेंटल ढांचा नाम का, जिसे आधारभूत ढांचा कहते हैं, एक चीज होती है, और यहीं पर जो है सिद्धांत निकल करके आता है 1973 में कि सरकार यानी कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, उसका पूरी तरीके से अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से संसद का क्या है काम, विधि बनाना है, ना कि संविधान की दोबारा से रचना करना। इसीलिए संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल को नहीं बदल सकती है। यही क्या है संविधान का मूलभूत ढांचा है। अब मूल में क्या क्या शामिल है, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता रहता है। ठीक है, तो क्या प्रश्न पूछता है कि शक्ति पर क्या सीमा लगाई गई थी, किसकी, संविधान संशोधन की शक्ति पर। संसद मौलिक अधिकारों को छू नहीं सकती, नहीं, खूब कहा गया था कि छू सकती है। संसद जो है संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, यही बात जो है क्या है इसका सारांश है, ध्यान रखिएगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में जो है संशोधन की शक्ति देता है, लेकिन वह इसकी बुनियादी संरचना को नष्ट नहीं कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो क्या किया गया था, बहुत बड़े चेंजेस किए गए थे, जिसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त, हटाकर कानूनी अधिकार बना दिए गए। तो ये सभी के सभी प्रश्न ध्यान रखिए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, लघु संविधान किसे कहते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
और ये कई बार प्रश्न पूछा गया, घटना चक्र उठा करके देख लिए, कम से कम 50 बार ये प्रश्न आया हुआ है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया था? तो आप क्या बताएंगे? 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन कई बार पूछा जा चुका है, जिसमें मतदान की आयु को क्या कर दिया गया था? घटा करके 1989 में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। आपसे पूछे जीएसटी संबंधी प्रावधान जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो आप क्या बताएंगे? 2016 में 101वें संविधान संशोधन होगा। अब देखिएगा, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी का सवाल है, ओडीओपी से लिया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सुंदरजा आम को किस जिले की पहचान बनाया गया है? अब देखिएगा, ओडीओपी का पूरा नाम क्या होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला से क्या किया जाएगा? एक उत्पाद सिलेक्ट किया जाएगा। दरअसल क्या है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नाम की आपने क्या पढ़ी हुई है? योजना पढ़ी हुई है। आत्मनिर्भर भारत हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ये नवंबर 2020 में जो है शिवराज सिंह द्वारा घोषित किया गया था। इसके तहत क्या करना है? मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया गया कि हर जिले में कहा गया था कि एक कोई ना कोई क्या है उत्पाद की जो विशिष्टता जरूर है, उस उत्पाद को पहचानो और उस जिला को जो क्या बनाओ। तो जिला में क्या किया गया था? एक निर्यात केंद्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था? जिला निर्यात केंद्र बनाया गया। हर जिला में क्या है? जिला निर्यात केंद्र बनाया गया है। तो उस जिले का जो उत्पाद है उसको क्या करो? सिलेक्ट करो और उस निर्यात केंद्र में जमा करो। यहाँ से क्या करेंगे? हम विदेशों में बेचेंगे, हमारे पास खूब पैसा की क्या होगी? आय होगी, और मध्य प्रदेश हमारा क्या बनेगा? आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए क्या किया गया था? हर जिला से क्या किया गया है? एक उत्पाद चयन किया गया है। यही क्या है? ओडीओपी योजना है। तो पूछ रहा है सुंदरजा आम जो है किस जिले से चयन किया गया है? तो क्या बताएंगे? सुंदरजा आम जो है आपका रीवा जिले से चयन किया गया। अब भाई ये हर साल बदलता रहता है, ठीक है, मुझे पुरानी याद है। जैसे मुरैना से क्या किया गया था? गजक का चयन किया गया था, मुरैना की गजक हो जाएगी। और अलीराजपुर से क्या किया गया था? मुर्गा, जिसका नाम है कड़कनाथ मुर्गा। क्या नाम है? कड़कनाथ मुर्गा चयन किया गया था। और जबलपुर से जो है सैंडस्टोन है, यानी कि पत्थर है एक प्रकार का, संगमरमर आप कह देते हैं, ठीक है। रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग भी क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है। ये बिना शुगर वाले आम के लिए प्रसिद्ध है। जो सुंदरजा आम है इसमें शुगर फ्री आम होता है। मुरैना जिले का जो है उत्पाद क्या है? गजक और सरसों को ओडीपी में शामिल किया गया है। अलीराजपुर जिले का प्रमुख उत्पाद जो है महुआ को शामिल किया गया है और नूरजहां आम को शामिल किया गया। भाई जो कड़कनाथ मुर्गा बताया है ना मैं, वो अलीराजपुर का ना होकर कहाँ की हो जाएगा? तो आपका यह जो है झाबुआ का हो जाएगा। दोनों में मिलता है हालांकि कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। अलीराजपुर झाबुआ दोनों जगह मिलता है, अभी देखेंगे। अलीराजपुर को जो है महुआ हो जाएगा, ये शराब बनती है इससे। और नूरजहां आम, ये एमपीपीएससी में आया हुआ कि नूरजहां आम की किस्म कहाँ पाई जाती है? तो अलीराजपुर में। खरगोन और खंडवा को जो सुनहरे जिले कहते हैं, यहाँ से मिर्च और कपास को क्या किया गया है? ओडीओपी में चयनित किया गया है। और इंदौर को जो है इंदौर का जो शुगर फ्री आलू है वो क्या चुना गया है? ओडीओपी के लिए चुना गया है। छतरपुर से फर्नीचर चुना गया है। सागर से कृषि उपकरण चुने गए हैं। निवाड़ी से टमाटर चुना गया है। टीकमगढ़ से जो है अदरक चुना गया है, ठीक है, टीकमगढ़ से अदरक, दतिया से गुड़, गुना से धनिया, से बहुत सी जो है चीजें हर जिला से क्या की गई हैं? सिलेक्ट की गई हैं। क्या प्रश्न पूछता है कि योजना के अंतर्गत बुरहानपुर से क्या सिलेक्ट किया है? केला होगा। यहाँ से क्या होगा? केला जो है यहाँ से सिलेक्ट किया गया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? केला हो जाएगा। संतरा कहाँ से हो जाएगा? ये शाजापुर से जो है संतरा हो जाएगा। अदरक जो है टीकमगढ़ से हो जाएगा। प्याज जो है खंडवा खरगोन से हो जाएगी। भाई छोटा है थोड़ा सा, यहाँ आप क्या कर सकते हैं? जूम कर सकते हैं। स्लाइड जो है सही नहीं बनी है। ये बुरहानपुर का जो क्या किया गया है? केला को सिलेक्ट किया गया है। आगर मालवा से जो है संतरा सिलेक्ट किया गया है। निवाड़ी और खंडवा से जो है अदरक सिलेक्ट किया गया है। टीकमगढ़ से भी अदरक भी है। शाजापुर से जो है प्याज सिलेक्ट किया गया है। संतरा भी शाजापुर से है। संतरा यहाँ पर जो है आगर मालवा और राजगढ़ से है, ठीक है। संतरा जो है आगर मालवा और राजगढ़ से है। शाजापुर जिला से क्या है? प्याज है। बैतूल जिला से क्या है? सागौन की जो है लकड़ी को क्या किया गया है? चुना गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले से जो है चिन्नौर चावल चुना गया है? तो बालाघाट जो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चिन्नौर चावल जो है इसे जीआई टैग भी क्या दिया गया है? बालाघाट के चिन्नौर चावल को दिया गया है। सिवनी की जो है सिवनी का जो है सीताफल है। क्या है? सिवनी में जो क्या हो जाएगा आपका? सीताफल जो है चयन किया गया है। शहडोल में जो क्या है? शहडोल में जो है हल्दी होगी, ठीक है। शहडोल से क्या होगी? हल्दी, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, हल्दी होगी। अनूपपुर चलिए देख लेते हैं। बालाघाट का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बालाघाट में जो है ओडीओपी के रूप में चिन्नौर चावल चुना गया है। जीआई टैग भी यहीं से है और ये जो क्या है? विशेष सुगंध वाला चावल होता है। सिवनी जिले से क्या हो जाएगा आपका? सीताफल हो जाएगा। और अनूपपुर और डिंडोरी जिले से जो क्या है? कोदो कुटकी जो है शामिल की गई है, जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, मतलब मोटे अनाज, ठीक है। अनूपपुर से क्या हो जाएगा? कोदो कुटकी। बहुत जगह से है भाई कोदो कुटकी ये, ठीक है, कम से कम 5-6 जिलों से है।
ग्वालियर से जो है सैंडस्टोन, जिसे क्या कहते हैं बलुआ पत्थर, टाइल्स, ग्वालियर की टाइल्स, यहाँ पर रंगीन टाइल्स मिलती हैं। शिवपुरी जिले से जो है जैकेट, कपड़ा की जैकेट जो है विशेष प्रकार की जैकेट होती है, उसको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अब जो है हमारा प्रश्न है बायोलॉजी के लेकर के कि मानव पाचन तंत्र में पित्तरस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे पित्तरस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो अब इसका जो मुख्य कार्य होता है वसा का पायसीकरण। ठीक है, क्या करना, पायसीकरण करना। दरअसल जो है वसा डायरेक्ट, जैसे ये मान लीजिएगा ये क्या है आपका वसा है, आपने क्या खाया, घी खाया, घी खाया, ठीक है, ये क्या है वसा है। अब वसा जो है डायरेक्ट पाचन नहीं हो सकता, क्या है वसा डायरेक्ट पाचन नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर जो क्या होती है एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, वो जो है डायरेक्ट पाचन नहीं हो सकता। इसलिए क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है और हमारे शरीर में जो एक अंग होता है जिसका नाम है क्या, लीवर, जिसे अपन क्या कहते हैं यकृत कह देते हैं। क्या कहते हैं यकृत, और यकृत से एक रस निकलता है जिसे क्या कहते हैं पित्त रस या बाइल ज्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइल ज्यूस कहा जाता है। बाइल ज्यूस जो है यहाँ से क्या करता है निकलता है, पित्त रस निकलता है। और पित्त रस क्या करता है वसा का जो क्या कर देता है इमल्सिफिकेशन कर देता है, यानी कि क्या करता है ये पायसीकरण कर देता है। क्या करता है पायसीकरण कर देता है। पायसीकरण मतलब क्या होता है, जो ऊपर की लेयर है इसको क्या कर देना, तोड़ देना। अब जो है आसानी से वसा का पाचन हो सकता है। तो वसा का पायसीकरण कौन करता है, या कहेंगे पित्तरस कहता है। कहाँ से निकलता है पित्तरस, यकृत से निकलता है। पित्तरस का संचय कहाँ पर होता है, गलती मत कीजिएगा, संचय कहाँ पर होगा, पित्ताशय में होगा। कहाँ पर होगा, पित्ताशय, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाल ब्लैडर बोल देते हैं। भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य कौन करता है भाई, तो जो आपका कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है वो करता है। प्रोटीन का पाचन जो कौन करेगा, पेप्टिन नाम का एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करेगा। पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा, तो आप कहेंगे यकृत में होता है। और यहाँ जो है पित्ताशय में क्या होता है जमा होता है, गाल ब्लैडर में क्या होता है संचय होता है। अमाशय में क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो कि क्या करता है प्रोटीन का पाचन करता है। लार में मौजूद जो है टाइलिन नाम का जो एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और अग्नाशय से निकलने वाला जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है यह भी जो है प्रोटीन को बचाने में मदद करता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ पर होता है, तो आप क्या कहेंगे छोटी आंत में होता है। भोजन में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप क्या कहेंगे अमाशय से। अगर आपसे ये पूछता है भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो मुंह से होता है, यानी कि लार से। चलिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, क्या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो क्या हो जाएगी, यकृत जो है क्या है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन में क्या करती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्नाशय यकृत क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय ध्यान रखिएगा मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। कैसी ग्रंथि का, मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण है। पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। क्या बात करते हो, दूसरी सबसे छोटी है, ठीक है, सेकंड नंबर की सबसे छोटी जो है पीनियल ग्लैंड होती है। और ये क्या है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि सबसे ये क्या है बड़ी है, लेकिन कौन सी बड़ी है, अंतःस्रावी के अंतर्गत। अंतःस्रावी स्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। दरअसल ग्रंथियां क्या होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, समझ लीजिएगा। ग्लैंड्स जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे तीन प्रकार की होती हैं। ग्लैंड्स जो है तीन प्रकार की होती हैं। और थोड़ा सा गहराई समझाऊं, चलिए थोड़ा और गहराई कर लेते हैं। देखिए शरीर में क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। कौन से पदार्थ निकलते हैं, कौन से पदार्थ निकलते हैं, तो आप कहेंगे रासायनिक पदार्थ। और ये रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, हमारे शरीर को संचालन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनके बिना हम जो है मर जाएंगे, तुरंत ही मर जाएंगे। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं दो प्रकार के होते हैं। क्या बात करते हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक जो है एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें कहते हैं यहाँ पर हार्मोन। क्या कहते हैं, हार्मोन। और दूसरे कौन से होते हैं, तो उन्हें कह देते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, एक जो है क्या होते हैं हार्मोन होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, एंजाइम होते हैं। कौन होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो है ऐसी, और ये जो रासायनिक पदार्थ है किसके द्वारा निकलते हैं, तो आप कहेंगे यह जो है ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं। किसके द्वारा निकलते हैं, ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं। कुछ ग्रंथि क्या करती हैं, हार्मोन और एंजाइम दोनों को निकालती हैं। कुछ ग्रंथियां हार्मोन और कुछ एंजाइम को। तो जो ग्रंथियां क्या होती हैं हार्मोन का निष्कासन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, या इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। किनको, जो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। जो एंजाइम का स्त्रावण करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, बाह्य ग्रंथियां कहते हैं, या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को निकालती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है।
ठीक है। मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल जो होती है आपका क्या होता है, पैनक्रीज होता है, यानी कि अग्नाशय जो है क्या है आपकी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण होती है। बाह्य ग्रंथि जो है यकृत है, यकृत जो है बाह्य ग्रंथि। अंतःस्रावी बहुत सी होती हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये सब क्या है अंतःस्रावी है। देखिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे यकृत है, मिश्रित ग्रंथि ये है, सबसे छोटी जो है इन सभी में बात की जाए तो वो कौन सी होती है, पीनियल ग्रंथि होती है। चलिए एंडोक्राइन भी करना बाकी है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अमोनिया को जो है यूरिया में बदलता है और यहाँ पर एक चक्र चलता है जिसका नाम है आर्निथिन आर्जिनिन चक्र के माध्यम से बदलता है। अग्नाशय एक क्या है मिश्रित ग्रंथि है जो कि इंसुलिन हार्मोन और पाचक एंजाइम दोनों को छोड़ती है। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है भोजन को हानिकारक जीवाणुओं से नष्ट करता है, साथ ही साथ भोजन को जो है क्या बनाता है, अम्लीय बनाता नहीं। बड़ी आंत जो है का मुख्य कार्य क्या होता है, जल का जो है अवशोषण करना होता है, इसके बाद जो वेस्ट बचता है। विली बोल देते हैं या विलाई बोल देते हैं या बाइल भी बोल देते हैं नामक जो छोटी संरचनाएं होती हैं आंत में जो है भोजन का क्या करती हैं, अवशोषण की सतह को बढ़ा देती नहीं। चलिएगा पाचन तंत्र के किस भाग में जो है भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो आप कहेंगे छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है भोजन का पूर्ण पाचन, जो है छोटी आंत में होता है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आमाशय में जो है यहाँ से क्या होगा, प्रोटीन का पाचन शुरू होगा। छोटी आंत में क्या बात करते हैं, हाँ प्रोटीन का। अगर पूछे जो सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पर होता है, तो आप क्या कहेंगे छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण का कार्य होता है, अवशोषण का कार्य होता है। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, छोटी आंत सही हो जाएगा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसे बोलते हैं, एक को जो है ड्यूडिनम बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं और इलियम बोलते हैं। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम बोल देते हैं। मुख में जो है भोजन को बोलस और आमाशय में से क्या कहते हैं, काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आमाशय में भोजन को काइम कहा जाता है। तो बोलस मुंह में और काइम, ये शब्द मैंने भी नहीं जो है सुना हुआ था, मुझे नहीं पता था ये। रेनिन एंजाइम केवल जो है बच्चों में दूध के प्रोटीन केसिन को क्या करता है, पचाने के लिए स्त्रावित होता है। तो अगर ऐसा कभी लॉजिक लगाकर प्रश्न पूछ लेना कि कौन सा एंजाइम जो है बड़े होने पर नष्ट हो जाता है, तो रेनिन जो है नष्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे शुरुआत में क्या होते हैं, माता का दूध पीते हैं, तो जो उनका कोई और भोजन नहीं होता, दूध की मात्रा ज्यादा होती है उनके शरीर में, किनके बच्चों की, तो उसको पचाने के लिए जो रेनिन नाम का एंजाइम एक्टिव रहता है उस समय पर। अपेंडिक्स मानव शरीर की जो है एक अवशेषीय अंग है, बड़ी आंत में पाया जाता है। ये कई बार इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, बहुत परेशान करता है, कई लोगों के जो है हो जाता है। हाथों में जो है रहता सभी के है, लेकिन जैसे बाहर निकलने लगता है तो बहुत दिक्कत होती है इसमें, तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन वर्तमान में माना जाता है, इसका कोई काम नहीं रहता है। आंतों में जो है भोजन की गति क्रमानुकंचन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आंतों में ही नहीं, जो भोजन जो है पूरी आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में जो आगे बढ़ता है, वो जो है क्रमानुकुंचन गति से आगे बढ़ता है। वर्ष 2025 में जो है 100वीं वर्षगांठ मनाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय का मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो जिसे RSS कहते हैं। इसकी स्थापना जो है आपकी 1925 में की गई थी। किसके द्वारा, क्या नाम था भाई उनका, हेडगेवार, ऐसा कुछ नाम पूरा, क्या नाम है, हेडगेवार द्वारा जो इनकी स्थापना की गई थी 1925 में। और ये कहाँ पर की गई थी, नागपुर में की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा सही, जो है नागपुर सही हो जाएगा। 2025 में जिनकी वर्षगांठ है, जैसे एक वर्षगांठ किसकी है, 1925 में ही क्या हुआ था, काकोरी कांड हुआ था। तो ये जो इसमें 100वीं वर्षगांठ है ना, 2025-26 में मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी घटनाएं ऐसी। 100वीं वर्षगांठ हो, 200वीं हो, 50वीं हो, 250वीं हो, तो ऐसे ध्यान रखना है। तो RS की स्थापना जो है 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा जो है क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 2025 में भारत के नए संसद भवन में जो है डिजिटल संसद के पूर्ण क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि जो डिजिटल संसद है उसको पूर्ण क्रियान्वयन का लक्ष्य कब रखा गया है, 2025 में। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है 2025 तक केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण को गति देने का क्या किया था, संकल्प लिया था। COP30 जो है जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ में हुआ है, तो आप कहेंगे ब्राजील में हुआ है। तो ब्राजील में हुआ है COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ये क्या सभी 2025 की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। वर्ष 2025 को भारत सरकार ने टीबी मुक्त हेतु क्या रखा था, लक्ष्य रखा हुआ था, टीबी मुक्त बनाने हेतु जो है लक्ष्य रखा था। 2025 के मुख्य लक्ष्य हैं। 2025 में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर चर्चा में रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में। तो मुझे लगता है ये इंदौर में जो है क्या किया गया था,
प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका उज्जैन जो है चर्चा में रहा है। क्या रहा है? उज्जैन जो है ये चर्चा में रहा। अभी देखेंगे व्याख्या। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय पर जो है 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी क्या हुए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए हुए थे। तो उसी उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो इस समय पर जो है सम्मेलन वगैरह जो हुआ होगा उज्जैन में हुआ होगा। देख लेते हैं। उज्जैन में जो विक्रम उत्सव और इन्वेस्ट एमपी के तहत 2025 में बड़े वैश्विक आयोजनों की रूपरेखा बनी थी। इंदौर को लगातार जो है 7वीं बार जो है क्या किया गया था? सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के सांची को जो है भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में पूर्णतः क्या किया गया है? विकसित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आगामी संस्करणों में मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचा का उपयोग किया जाएगा। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2025 में कहां पर हुए हैं? बिहार में। मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान अर्जित किया है? 10वां स्थान अर्जित किया है। प्रथम स्थान पर कौन सा है? आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पर है। और ये रीवा का जो सफेद बाग सफारी मुकुंदपुर 2025 में विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो जैसे 2025 में पूछे कि मध्य प्रदेश में पर्यटन में जो है सबसे प्रमुख आकर्षण केंद्र कौन रहा है मध्य प्रदेश में, तो क्या बोलेंगे कि जो बाग सफारी है जो रीवा में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वर्ष 2025 का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिएगा, इसकी स्थापना बात करें तो 2015 में जो है सूर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर के की गई थी। तो इसका 2025 का मुख्य लक्ष्य क्या है? आपको जो क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी है कि 1 सेकंड मुझे समय दीजिएगा। कई बार क्या कितनी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं तो ऐसा लगने लगता है कितना सारा जो है अपन क्या है कंटेंट पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा फील होने लगता है। चलिएगा। और ये थोड़ा सा क्या होता है ना, ऑनलाइन इतना, ऑफलाइन में जैसे अपन पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं दे पाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ इतना पढ़ाते ही नहीं। यहाँ पर लेकिन बहुत कंटेंट देता हूँ, यकीन मानिएगा आपको इतना कंटेंट जो है कहीं नहीं मिल रहा होगा। भाई साहब खतरनाक है, क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है चेंजेस हैं अपने पास, मतलब टेस्ट में दूसरे क्वेश्चन आ जाएंगे भाई, और यहाँ पर जो है दूसरे दूसरे क्वेश्चन जो है दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन चलिएगा कोई नहीं, पढ़ लीजिएगा। जो इसका जो है लक्ष्य कितना रखा गया है, ये आपसे क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है कि 1000 गीगावाट का जो क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है कि जो सौर ऊर्जा क्या करेंगे हम 1000 गीगावाट की क्षमता क्या करेंगे, विकसित करेंगे 2025 में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य रखा गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे? गुड़गांव में है और भारत में स्थित। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने की हुई थी। मध्य प्रदेश का जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है, ये क्या है? 750 मेगावाट का बना हुआ है। एशिया का सबसे बड़े प्रोजेक्ट में क्या है? एक है। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है? रीवा में स्थित है। क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट है। और इसका जो 24% जो बिजली जाती है वो कहाँ पर जाती है? दिल्ली मेट्रो के लिए भेजी गई है। कहाँ पर भेजी गई है? दिल्ली मेट्रो के लिए भेजी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष जो है घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। तो इस बात को भी आप क्या करेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे कि 2025 को जो है यूएनओ ने किस वर्ष के रूप में क्या किया है? संरक्षण घोषित किया। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है तो अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष घोषित किया हुआ है। मिशन लाइफ जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पर्यावरण के लिए अनुकूल जीवन शैली हेतु शुरू किया गया है। मिशन लाइफ मध्य प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2024-25 में महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी योजना है। तो अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? लाडली बहना योजना है। कंप्यूटर नेटवर्क में जो है हब और स्विच के बीच का मुख्य अंतर क्या है? जो हब और स्विच होता है इसके बीच का मुख्य अंतर क्या है?
देखिएगा जब हम नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ी हुई थी कि जैसे कंप्यूटर को अपन को क्या करना है, जैसे मान लीजिएगा ये एक हब है और इससे क्या करना है, इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, विभिन्न प्रकार की डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी हब हो जाएगी। इधर मान लीजिएगा एक कंप्यूटर ये जो क्या है कनेक्टेड है, इसी प्रकार से एक कंप्यूटर जो है यहाँ पर कनेक्टेड है, इसी प्रकार से जो बहुत सारे कंप्यूटर इस प्रकार से कनेक्टेड हैं। ये क्या होती है, हब होती है। लेकिन जैसे कि मुझे क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए, जैसे कि मैं किसी का नाम लिख रहा हूँ, यहाँ किसका नाम लिखूँ, ए का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये सबसे अच्छा उदाहरण होता है भाई, बंदा कहेगा मुझे बोल रहा है कि मुझे बोल रहा है, किसी को नहीं बोल रहा हूँ भाई। तो इधर से क्या है, मुझे मान लीजिएगा इससे क्या करना है, कुछ बात करनी है। क्या करना है, मुझे इससे बात करनी है, मेरा ऑफिस यहाँ पर है, ठीक है। जैसे मैं आपका ही उदाहरण लेता हूँ भाई, ठीक है। आप लोग क्या हुए हैं, सभी लोग क्लास देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो क्या कर रहे हैं, सभी लोग क्लास देख रहे हैं। आपका नाम क्या है, ABCDE, ठीक है। और क्योंकि क्लास देख रहे हैं तो क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माध्यम से हम वायरलेस डिवाइस के माध्यम से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये जैसे क्लास देख रहे हैं, हालांकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो यहाँ पर ये सिस्टम नहीं बन पाएगा। अगर लाइव देख रहे होते तो जो है यही सिस्टम हो जाता। तो मैंने जो है, मैं यहाँ पर जो है हब हो जाएगा, जो मैन कंप्यूटर से जो बाकी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे, बाकी कंप्यूटर कहेंगे, और ये जो हो जाएगा हब कंप्यूटर हो जाएगा। अब हब से जो है सभी चीज़ें क्या है कनेक्टेड हैं, आप सभी के मोबाइल कनेक्टेड है, तो मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। अब मुझे जैसे मान लीजिएगा आपसे बात करनी है, इससे बात करनी है, कौन है मुझे पता नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी मैसेज डालूँगा तो सभी के पास में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हब होती है, ठीक है। अब बताइएगा मुझे इस व्यक्ति से बात करना, सभी को पता चल गया, कोई गुप्त सूचना हुई, कुछ जो है किसी को कहना है, किसी को बोलना है, तो क्या है सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो हब के स्थान पर जो वर्तमान में क्या किया जाता है, स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से होता है। बस सिस्टम इसमें ये है कि किसी पर्सनल से अगर बात करना चाहते हैं, किसी पर्सनल कंप्यूटर से, तो क्या कर सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसका मेन अंतर है। तो ये क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है, ध्यान रखिएगा, नेटवर्क को कनेक्ट बनाने के लिए जो है डिवाइस है। देखिएगा हब एक बुद्धिमान डिवाइस है, स्विच नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हब क्या होती थी, ये पुराने जमाने में होती थी, मतलब पुरानी है ये, और ये क्या है, आधुनिक है, यानी कि ज्यादा टेक्निक है। स्विच डेटा को केवल गंतव्य पोर्ट पर भेजता है, जबकि हब जो है ब्रॉडकास्ट करता है। तो यही जो है मुझे लगता है सही हो जाएगा। गंतव्य का मतलब क्या होता है, टारगेट है। तो जहां पर हमें क्या करना है, टारगेट तक जो है भेजता है, जबकि हब जो है सभी को भेज देता है। हब केवल वायरलेस नेटवर्क में काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हब जो है उसमें काम करता है, आपका कनेक्टेड में, केबल में काम करता है। स्विच का उपयोग इंटरनेट जोड़ने के लिए नहीं किया, सब गलत लिखा हुआ। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, स्विच जो है OSI मॉडल के जो है डेटा लिंक लेयर में कनेक्ट किया जाता है, और OSI मॉडल में जो है कुल कितनी 7 लेयर होती हैं, ये बात भी ध्यान रखना। लेयर 2 पर कनेक्ट होता है, और लेयर 2 क्या बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर बोलते हैं। हब एक क्या है, फिजिकल लेयर पर काम करती है। ये भी क्या भाई, अच्छा अंतर है, ठीक है। हब जो है फिजिकल लेयर पर काम करती है, और जो OSI मॉडल की जो 7 लेयर हैं उनमें से जो फिजिकल लेयर होती है वो लेयर 1 होती है, लेयर 2 जो डेटा लिंक लेयर। तो स्विच जो है आपका इसमें काम करता है, और हब जो है फिजिकल लेयर में काम करती है। राउटर का उपयोग जो है दो अलग अलग नेटवर्कों जैसे कि लैन और वैन को जोड़ने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जो है डाटा को पैकेट के रूप में रूट प्रदान करता है। गेटवे को जो है दो असमान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने का काम किया जाता है, और गेटवे क्या करता है, गेट की तरह काम करता है, दीवार मतलब दरवाजे की तरह कार्य करता है। अगर सही वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो ये आपके जो है नेटवर्क में नहीं घुसने देगा। ब्रिज जो है दो समान प्रकार के प्रोटोकॉल वाले कंप्यूटरों को जोड़ना क्या कार्य करता है। तो ये सभी क्या है, जोड़ने वाली डिवाइस हैं, तो ये सभी पूंज जाते हैं। ब्रिज का मतलब होता है पुल, तो ये समान प्रकार की चीजों को जोड़ने का कार्य करता है, समान नेटवर्क वाले। गेटवे अलग अलग प्रोटोकॉल वाले को, और राउटर भी क्या करता है, अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ता है। नेटवर्किंग डिवाइस पर जो है रिपीटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कुछ नहीं भाई, सिग्नल की क्षमता बढ़ा देता है, और कुछ नहीं है। डेटा को सुरक्षित करता है, कमजोर सिग्नल को प्रवर्धित करना, यही आपका सही हो जाएगा। नेटवर्क को हैक करना। अब जैसे मान लीजिएगा मैं आपको जो क्या कर रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ, मेरा डेटा मान लीजिएगा यहाँ तक पहुँच रहा है, मैं सोचता हूँ कि मेरा डेटा यहाँ तक पहुँचना चाहिए, तो मैं एक बीच में क्या कर दूंगा, यहाँ पर रिपीटर लगा दूंगा, मेरा डेटा यहाँ भेजने लगे। तो क्या कर देगा, कमजोर सिग्नल को पुनः से मजबूत कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। लंबी दूरी के संचार जो है सिग्नल की शक्ति को क्या कर देता है, शक्ति जो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे रिपीटर से पुनः क्या कर देता है, शक्ति देता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, ध्यान रखिए, काम करना। एनालॉग को डिजिटल में, जो डिजिटल में काम करेगा वो होगा मॉड्यूलेटर, और जो डिजिटल को पुनः एनालॉग में कन्वर्ट करेगा वो होगा डिमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम जो होता है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है, इसलिए यह आउटपुट और इनपुट दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल जो है नेटवर्क की सुरक्षा के लिए होता है और अनाधिकृत पहुंच को रोकता है। निक
NIC बोल देते हैं, कई बार पूछा गया है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है और ये जो है कनेक्ट करने के लिए ये भी जो प्रयोग मिल जाता है, कंप्यूटर में नेटवर्क को जोड़ने के लिए हार्डवेयर प्रदान करता है। OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। राउटर जो है तीसरी लेयर पर काम करता है और स्विच जो है दूसरी लेयर पर, और जो आपकी हब होता है वो पहली लेयर पर काम करता है, जैसे फिजिकल लेयर कहते हैं, दूसरी लेयर को डाटा लिंक लेयर कहते हैं, तीसरी लेयर को क्या कहते हैं? आपकी नेटवर्क लेयर कह देते हैं। वायरलेस नेटवर्क के लिए प्रयुक्त एक्सेस पॉइंट किस तकनीकी का उपयोग करता है? तो आप क्या बताएंगे? जो क्या हो रहा है? ठीक है, तो वायरलेस नेटवर्क के लिए प्रयुक्त जो एक्सेस पॉइंट होता है किस तकनीकी का प्रयोग करता है? तो आप क्या कहेंगे? यह जो है, देखिए वायरलेस नेटवर्क जो है आपका कनेक्ट हो पाता है, जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, आप यहाँ से क्या कर लेते हैं? टीवी देख रहे हैं घर में, क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, कुर्सी में आप बैठे हुए हैं। अब कैसे बैठाऊंगा भाई आपको? जो है आप देखिएगा, इधर को बैठना, मुंह इधर को हो रहा है, ठीक है। ये जो है अपन क्या चित्र बनाने की स्टाइल है। मैं बैठा रहा था कि मतलब आपका मुंह क्या हो जाएगा? इधर का हो जाएगा, लेकिन वो इधर को मुंह हो रहा है, गिर जाएंगे पीछे को, ठीक है। तो कैसे भी बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में क्या है? ये मान लीजिएगा रिमोट है, ठीक है। ये हाथ में रिमोट है। अब बीच में क्या है? कोई कनेक्शन नहीं है। तो बताइएगा इसमें कौन सी जो है सिग्नल तरंगों का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर जो रेडियो तरंगें प्रयोग की जाती हैं, जो बीच में क्या कर देती हैं? गैप को भर देती हैं और जो सिग्नल को आपके पहुंचा देती हैं, रेडियो रिमोट के सिग्नल को यहाँ तक पहुंचा देते हैं। तो कौन सी होती हैं? रेडियो तरंगें। वाईफाई में जो है इतने मानक पर काम करता है। ये मानक जो है यूजीसी नेट में आए हुए थे भाई, नेट के एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। वाईफाई कितने मानक पर काम करता है? तो IEEE 802.11 मानक पर जो है आधारित रेडियो तरंग तकनीकी का उपयोग करता है। इसी प्रकार से ब्लूटूथ जो होता है वो कम दूरी के डेटा संचार के लिए प्रयुक्त जो है 8.02 और .15.1 का जो क्या करता है? आवृत्ति का प्रयोग करता है। तो ये आवृत्तियां पूछी जाती हैं, हालांकि MPPSC में अगर आएगा इतना कठिन तो थोड़ा सा उच्च लेवल का एग्जाम होगा। राउटर जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट के रूप में भी कार्य करता है और IP एड्रेस का निर्धारण नेटवर्क लेयर पर राउटर द्वारा किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी में स्विच या हब एक सेंट्रल नोड के रूप में काम करते हैं, ठीक है। टोपोलॉजी क्या होती है? तो आप क्या बताएंगे? जो कंप्यूटर में जो बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं इस प्रकार से, ये कैसी जुड़ी हुई होती हैं? रिंग शेप में जुड़ी हुई तो रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा। अगर सीधी रेखा में जुड़ी हुई हैं तो क्या हो जाएगी? बस टोपोलॉजी हो जाएगी। तो कंप्यूटर वाली क्लास में हमने इन्हें पढ़ा हुआ था। तो आपका यहाँ पर रेडियो तरंग जो है सही हो जाएगा। रेडियो तरंगों की खोज किसने की हुई थी? मार्कोनी द्वारा जो इनकी खोज की गई थी। भाई साहब 25 हो चुका है, ठीक है। चलिएगा, मध्य प्रदेश में आदिवासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है आपका कहाँ पर स्थित हुआ है? ये प्रश्न आपसे क्या है पूछा जा रहा है? कौन से नंबर का है? 27 नंबर का, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा, मुझे यार उत्तर खुद नहीं पता। जबलपुर भोपाल में जो है इसका स्थित है। मध्य प्रदेश में जो है आदिवासी अनुसंधान संस्थान आदिवासी अनुसंधान विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे भोपाल में स्थित है। देखिएगा, आदिवासी शोध संचार केंद्र पूछे, आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? कि झाबुआ में स्थित है। छिंदवाड़ा में जो है आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर शंकर शाह जो विश्वविद्यालय बनने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अगली बात करते हैं, इसकी स्थापना किसकी? जो ये आदिवासियों का जो शोध संस्थान था, रिसर्च संस्थान जो जो भोपाल में स्थित है, इसकी स्थापना 1954 में आदिवासी और सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, श्यामला हिल्स पर। बादल भोई जो है जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, 1954 में स्थापना की गई थी, जो राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है। आदिवासियों का रामायण संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है? ओरछा में स्थित है, निवाड़ी जिला में। झाबुआ जिला जो है भील जनजाति के भगोरिया हाट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक शोध सामाजिक विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? यह जो है इंदौर में स्थित है और इसकी जो है स्थापना तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्हीं के नाम पर जो है क्या हुआ था? अम्बेडकर नगर जो है 2003 में जो है महू का नाम क्या कर दिया गया था? अम्बेडकर नगर कर दिया गया था। बाबा साहब का जन्म हुआ था, ये कब हुआ था? 1891 में हुआ था, ठीक है। ग्वालियर में जो है यहाँ पर सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान है। सागर में जो है आपको हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मिल जाएगा, फोरेंसिक लैब मिल जाएगी। अमरकंटक में इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय मिल जाएगा। महू को जो है अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है 2003 से। यह अम्बेडकर की जन्मस्थली है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका अनूपपुर में स्थित है। पूरे भारत का क्या है? पहला है, ध्यान रखिएगा।
छिंदवाड़ा में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के नाम पर जो है क्या है विश्वविद्यालय बनाने की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश जनजातीय वित्त एवं विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, भोपाल में स्थित है। भीमा नायक की स्मृति में जो है बड़वानी में एक प्रेरणा पुंज स्मारक बनाया गया है। जनजातीय कला को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोक कला एवं बोली अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो आप क्या कहेंगे, भोपाल में आपकी जो है 1980 में हो जाएगी। चलिएगा आगे बात करते हैं। यह अकादमी मध्य प्रदेश की संस्कृति परिषद के अंतर्गत जनजातीय लोकगीतों और नृत्यों का संरक्षण करती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, भील है, जबकि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है। आदिवासियों में समूह की दृष्टि में ध्यान रखिएगा, आदियों में जो है आदिवासियों में पिथौरा भित्ति चित्रकला के लिए पेमा फात्या जो है झाबुआ के प्रसिद्ध हैं। टांट्या भील को भारत का क्या कहते हैं, रॉबिन हुड कहते हैं। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम जो है टांट्या भील के नाम पर कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की हुई है। तो भाई साहब ये क्या हो जाते हैं अपने 25 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है, मतलब तबीयत तर हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैक्ट रहते हैं। कितने सारे फैक्ट हो जाते हैं, 125 30 पंचे 150 प्रश्न तो ये हो जाते हैं अपने, ठीक है। 150 प्रश्न तो ये हो जाते हैं जो सीधा सीधा क्या है पढ़ने पड़ते हैं, और प्लस में 30 प्रश्न अपने ये हो जाते हैं, तो 180 तो क्या हो जाते हैं अपने प्रश्न हो जाते हैं। साथ में जो है कम से कम भाई इतने ही प्रश्न ही क्या है अपने लिखने में क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। लिख लिख करके जो समझाते हैं तो उसमें जो है कई बार चीज़ें लिखी जाती हैं, तो इतनी सारी चीज़ें जो है एक लिमिटेड समय में निकलती हैं, तो उसमें जो दिमाग अंत तक क्या हो जाता है, ऐसा लगने लगता है कि भाई कब पूरी हो। चलिएगा, थैंक यू भाई। अगर मज़ा आ गया हो कुछ तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर दिल करे, और एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। चलिए, धन्यवाद।